अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने 3D एक प्रोजेक्ट बनाया था और हमने एक रीकैप किया था 3D एडिटर का, 3D ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से मूव करते हैं हम एक 3D एनवायरनमेंट में। अब इस वीडियो के अंदर हम हमारी गेम का मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्लेयर कैरेक्टर है। हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको मूव कर सकते हैं हमारी गेम के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम यूनिटी में आ जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक यहाँ पे क्यूब ऐड किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब प्लेयर कैरेक्टर ने मूव करना है तो किसी सरफेस पे मूव करना है, तो उस सरफेस को ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं हायरार्की पर राइट क्लिक करूँगा, 3D ऑब्जेक्ट और एक प्लेन ऐड कर देते हैं। प्लेन को सेंटर कर देता हूँ ओरिजिन पे 0 0 0 करके, एंड देन इसका साइज़ कर देते हैं 2 ऑन दी एक्स एंड 2 ऑन दी जेड। अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर इसको स्केल करता हूँ तो इसके स्केल में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि भाई जो प्लेन होता है बेसिकली वो 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन के ऊपर ही प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज़ वाई हम उस पर एक हाइट का फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते। अच्छा, अब प्लेन इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक कर लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट्स, एंड देन मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ क्रिएट फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं मटीरियल्स, ठीक है। और मटीरियल्स के अंदर एक नया मटीरियल बनाते हैं, क्रिएट मटीरियल, और इसका नाम देता हूँ ग्राउंड। ग्राउंड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं प्लेन के ऊपर, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लेयर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा और एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, और इसको सेंटर कर लेते हैं ओरिजिन पे, ठीक है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर। अब प्लेयर में हमने क्या करना है भाई, करेक्टर को कंट्रोल करना है, और करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूनिटी हमें एक बिल्ट इन कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं करेक्टर कंट्रोलर। तो ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्टर कंट्रोलर। अब जैसे ही मैंने करेक्टर कंट्रोलर ऐड किया, आप देखने यहाँ पे एक आउटलाइन आ गई जो कि इसका साइज़ है, एंड देन हमारे पास ये व्यू में इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, स्लोप लिमिट, स्टेप ऑफसेट, स्किन विड्थ, मिन मूव डिस्टेंस वगैरह वगैरह। अब मज़े की चीज़ ये है कि आप अगर इस कंपोनेंट पे देखें तो इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि भाई हमारे पास उस स्पेसिफिक कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाती है। यूनिटी में काम करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास आते हैं और आपको हमेशा नहीं पता होता कि भाई इस कंपोनेंट में कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। तो हर यूनिटी के बिल्ट इन कंपोनेंट के आगे क्वेश्चन मार्क होता है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे उसके मैनुअल पे आ जाता है। मैनुअल बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, स्लोप लिमिट क्या है कि लिमिट्स द कोलाइडर टू ओनली क्लाइंब स्लोप्स दैट आर लेस स्टीप। बेसिकली गेम्स में आप देखते हैं कि भाई कुछ अगर आप पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और वो पहाड़ी कोई ज़्यादा सी इस तरह से उसका एंगल हुआ हुआ है, ज़्यादा स्टीप है, तो आप उस पर चढ़ नहीं सकते। बेसिकली उस चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस स्लोप लिमिट से। एंड देन स्टेप ऑफसेट, गेम में आपकी सीढ़ियाँ आ गई। अब सीढ़ियाँ कोई बड़ी हाइट की हैं, कोई छोटी हाइट की हैं, तो ये कंट्रोल करता है कि भाई कितनी हाइट की सीढ़ियों को आप चढ़ सकते हो उसके ऊपर। एंड देन स्किन विड्थ, ये बेसिकली इसके कोलाइडर के अंदर एक और कोलाइडर ऐड करता है, जो कि क्या कह रहा है कि 2 कोलाइडर्स कैन पेनिट्रेट ईच अदर एज डीप एज देयर स्किन विड्थ। बेसिकली अगर 2 कैरेक्टर कंट्रोलर्स हैं तो अगर उनकी स्किन विड्थ बिल्कुल कम है तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ओवरलैप से बचाने के लिए स्किन विड्थ हम यूज़ करते हैं। एंड मिन मूव डिस्टेंस, इफ द कैरेक्टर ट्राइज टू मूव बिलो द इंडिकेटेड वैल्यू इट विल नॉट। बेसिकली मिन मूव डिस्टेंस ये है कि हम बता सकते हैं कि कितनी स्पीड होनी चाहिए जिसके बाद कैरेक्टर जो है वो मूव कर सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे इनपुट प्रेस होता है तो वो मूव करने शुरू हो जाता है। एंड देन उसके बाद सेंटर, सेंटर ये है कि भाई एक्स वाई जी, अब देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा जो प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे और उसका सेंटर हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो इसकी आपको बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जब आपने यहाँ पे चेंज करना था हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। एंड देन उसकी हाइट, हमारा करेक्टर की हाइट कितनी है, अभी इसकी हाइट 2 यूनिट्स हैं, यानी कि 2 मीटर इसकी हाइट है। हम इसको कर देते हैं 2.5, थोड़ा सा अपना करेक्टर को लंबा, यहाँ पे उसकी हाइट लंबी कर देते हैं। एंड देन उसका रेडियस, बेसिकली उसकी जो बॉडी की विड्थ है वो कितनी है, इसको जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाती है। बट नॉर्मली फॉर अ प्लेयर कंट्रोलर 0.5 इज़ परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई कैरेक्टर कंट्रोलर क्या है। अब इसको मूव किस तरह से करना है, मूव करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट्स में हम जाते हैं क्रिएट और C# स्क्रिप्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है। प्लेयर में मैंने किया हुआ है। अच्छा, प्लेयर कंट्रोलर को मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ।
अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विच टू स्क्रिप्टिंग का बटन होता है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो वो उसके पीछे की जो API है, उसके पीछे का बेसिकली जो कोड है, वो हम उस कोड को कैसे यूज़ करना है वो हमें यहाँ पे बता देता है। तो मूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, मूव, सिंपल मूव। मूव पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता देगा भाई कि इसको आपने मूव किस तरह से करना है, एंड देन इसको मूव करने के लिए एक सैम्पल कोड भी ये प्रोवाइड करता है। हम इस कोड को फॉर नाउ नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच लिखना इसको सीखते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक रेफरेंस चाहिए हमारे करैक्टर कंट्रोलर का। तो प्राइवेट करैक्टर कंट्रोलर में लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको हम सीरियलाइज कर देते हैं ताकि हम इसको इंस्पेक्टर में ऐड कर सकें। तो मैं लिख देता हूँ सीरियलाइज फील्ड, ठीक है। और रेफरेंसेस को हमेशा इनिशियलाइज अवेक मेथड में करते हैं, तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ करैक्टर कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट, ठीक है। हेडर इसको दे देते हैं और हेडर में लिख देते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। उसके बाद एक और हेडर बनाते हैं और इसको मैं दे देता हूँ बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। अच्छा, मूव करना है तो मूव किस तरह करना है, एक स्पीड से मूव करना है, जारी बात है। तो सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं प्राइवेट फ्लोट मूव, या इसको हम दे देते हैं वॉक स्पीड, क्योंकि हम फ्यूचर में एक स्प्रिंट भी डालेंगे, एक रनिंग का बटन भी डालेंगे, तो इसको मैं दे देता हूँ वॉक स्पीड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर नाउ इसको इसी तरह से रहने देते हैं, एंड देन सिंपली मूव करके देखते हैं अपने करैक्टर को कि किस तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, एक मैं वेक्टर 3 बना लेता हूँ, प्राइवेट वेक्टर 3, और इसका मैं नाम दे देता हूँ मूव वेलोसिटी। हमने करैक्टर को मूव करना है तो किसी वेलोसिटी से मूव करना है। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी से मूव करना है। अब वेलोसिटी से मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से कि भाई हमने फॉरवर्ड एक्सिस में मूव करना है और हमने राइट एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेक्टर 3 फॉरवर्ड, और इसको मैं कह देता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, और वेक्टर 3 राइट इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट राइट, ठीक है। अगर मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ तो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड जो है, ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड इज दिस एरो। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये देख रहे हैं फॉरवर्ड एक्सिस यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली हमने, अगर हम कह रहे हैं कि हम WS की दबा रहे हैं तो वो आगे पीछे मूव हो, और किस तरह मूव हो, जिस जगह पे हम उसको रोटेट करके हमने रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं, A या D की को प्रेस कर रहे हैं, तो वो इस वेक्टर 3 जो ट्रांसफॉर्म डॉट राइट है उस डायरेक्शन में मूव हो। और ट्रांसफॉर्म डॉट राइट की वैल्यू भी चेंज होती है जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने रोटेट क्या करना है, इन दोनों के सम की तरफ हमने इसको मूव करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे भाई कि मूव वेलोसिटी इक्वल्स टू फॉरवर्ड प्लस राइट, ठीक है। अब वेक्टर की एडिशन किस तरह से काम करती है, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है जो कि है, अगर फॉरवर्ड है तो वो हमारे पास इस तरह से होगा कि 0 0 1, प्लस करेंगे अगर हम इसके अंदर राइट तो वो हमारे पास होगा 1 0 0। तो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा जो कि हमारे पास आएगा 1 0 1, यानी कि डायगनली हमारा करैक्टर मूव करेगा। तो ये सिंपल वेक्टर की यहाँ पे एडिशन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एडिशन के बाद हमने सिंपल ये करना है कि भाई करैक्टर कंट्रोलर डॉट मूव कर देना है मूव वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे ये कर दिया, मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ। यूनिटी पे वापस जाने के बाद हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और अभी मूव स्पीड हम असाइन नहीं करते क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया कहीं पे भी। तो हम यहाँ पे ये करते हैं और मैं गेम को प्ले करता हूँ। ये देखें हमारा प्लेयर असल में ज़्यादातर स्पीड से मूव करता जा रहा है। ये देख रहे हैं दोनों चीज़ों पे सेम वैल्यू ही ऐड हो रही है, तो ये डायगनली मूव कर रहा है बेसिकली। अब हमने इसको मूव किस तरह से करना है, हमने मूव कराना है हमारे इनपुट के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए एक नया वेक्टर बना लेते हैं, प्राइवेट वेक्टर 2 मूव इनपुट, ठीक है। मूव इनपुट बना लिया, और मूव इनपुट पे हमने क्या करना है भाई, हम यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं कि टेक इनपुट। अच्छा, इनपुट किस तरह से लेना है, मूव इनपुट इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2, और लेफ्ट राइट के लिए हमने पिछली कोर्स के जो मॉड्यूल में 2D गेम में हमने देखा था कि हम इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो हम वही करेंगे कि भाई इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल, और
फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए हम करेंगे इनपुट डॉट गेट एक्सेस और वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव इनपुट टाइम्स इक्वल्स, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, वॉक स्पीड के साथ, ठीक है। एंड देन हमने बस सिंपली क्या करना है, अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 0 के साथ तो हमारा करैक्टर राइट की तरफ मूव करेगा, अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ 0 के साथ तो हमारा करैक्टर मूव नहीं करेगा। एंड ये हमारी जो 0 और 1 की वैल्यूज़ हैं इनको चेंज करके हम करैक्टर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ये वैल्यूज़ हम मूव इनपुट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मूव इनपुट डॉट वाई और इधर मैं लिख दूँ मूव इनपुट डॉट एक्स, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर मैं गेम को प्ले करूँ, यूनिटी पे वापस आता हूँ, वॉक स्पीड को मैं 3 कर देता हूँ, और हमारा जो प्लेयर है हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, तो इसको सिर्फ देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए मैं एक मैश रेंडर ऐड कर रहा हूँ, और मैश रेंडर के अलावा एक मैश फिल्टर ऐड कर रहा हूँ। और मैश कौन सा मैंने यहाँ पे दिखाना है, मैंने यहाँ पे दिखाना है भाई कैप्सूल, ठीक है। सिर्फ इसको विजुअलाइज करने के लिए कि भाई करैक्टर हमारा मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे नज़र आ गया, और इसका कोई मटेरियल नहीं है तो हम इसके ऊपर एक मटेरियल्स में एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल ऐड कर देते हैं प्लेयर, और प्लेयर का जो मटेरियल है वो मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ज़मीन के अंदर है तो इसको क्या कहते हैं, W से ज़मीन के बाहर ले आते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब मैं गेम को क्या करता हूँ, इधर डॉक करता हूँ इस विंडो को, और मैं गेम को प्ले करता हूँ। ये देखें आगे की तरफ कर रहा हूँ तो कितनी स्पीड हो रही है, और राइट की तरफ कर रहा हूँ तो कितनी स्पीड हो रही है। अब ये स्पीड क्यों हो रही है, इसका रीज़न ये है कि भाई हम मूव कर रहे हैं फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट, और मेरी इस जो लैपटॉप है इसकी फ्रेम रेट काफ़ी हाई है तो इसलिए वो स्पीड से मूव हो रहा है। इसको फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने जिससे लास्ट टाइम किया था, टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेसिकली 2 फ्रेम्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई किया, यूनिटी पे वापस गए, और हम क्या करते हैं, हम गेम को प्ले करते हैं। ये देख रहे हैं कि हमारा करैक्टर अब एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर मैं प्लेयर के करैक्टर को रोटेट कर देता हूँ यहाँ से, तो अब वो किसी दूसरी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो अब वो देख रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसका हमें यूज़ अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन जब हम कैमरा का लुक डालेंगे, फर्स्ट पर्सन कैमरा लुक डालेंगे तो उसमें हमें काफ़ी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक थोड़ा सा मसला है हमारे पास, ये जो हमने अभी करैक्टर बनाया ना इसका एक मसला है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ और मैं वर्ल्ड की बाउंड्री से नीचे चले जाता हूँ, अब ये देख रहे हैं टेक्निकली अगर ये वर्ल्ड की बाउंड्री से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए और इसको नीचे की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई तो किस तरह से इस पर अप्लाई होगी। अब वो फिक्स कर लेते हैं, ग्रेविटी का क्या मसला है उसको फिक्स करने के लिए इधर जाते हैं यूनिटी में और विजुअल स्टूडियो में, इधर मैं लिखता हूँ सीरियलाइज फील्ड और प्राइवेट फ्लोट ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी ये बना ली। अच्छा, मूव करने से पहले यहाँ पे हमने ग्रेविटी अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई ग्रेविटी। अब ग्रेविटी किस तरह से अप्लाई करनी है, ग्रेविटी तब अप्लाई करनी है जब हम ज़मीन से नीचे चले जाएं, यानी कि हमारा करैक्टर ज़मीन पे ना हो, ग्राउंड पे ना हो। और ग्राउंड पे चेक करने के लिए हमारे पास एक करैक्टर कंट्रोलर प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं लिखूँ इफ़ करैक्टर कंट्रोलर डॉट इज़ ग्राउंडेड, अगर ग्राउंडेड है तो हम क्या करें, हम मूव वेलोसिटी डॉट वाई जो है वो 0 कर देंगे, क्योंकि हमने ग्रेविटी अप्लाई नहीं करनी अगर वो ऑलरेडी ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। रियल लाइफ में तो होता है कि ज़मीन के ऊपर हो या ना हो आपके पे ग्रेविटी अप्लाई होती है, बट गेम के अंदर हमने क्या करना है कि भाई अगर ज़मीन पे है तो ग्रेविटी अप्लाई ना करो, अगर ज़मीन से बाहर है तो ग्रेविटी अप्लाई करो, ठीक है। एल्स अगर ज़मीन पे नहीं है तो मूव इनपुट डॉट वाई में से माइनस करनी है ग्रेविटी, ठीक है। माइनस का मतलब है कि वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ हमारी जो करैक्टर है वो मूव करेगा, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया और ये चीज़ वैसे की वैसी ही रहेगी हमारी यहाँ पे। और मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 10, ठीक है। अच्छा, अब मैं डीबग मोड में जाता हूँ ताकि हम देख सकें कि भाई ग्रेविटी किस तरह से अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। इसको मैं डीबग में ले जाता हूँ और मूव वेलोसिटी भी हमने देखना है कि क्या हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं।
अच्छा, अब ये देखें हमारी मूव वेलोसिटी x पे 0 है, z पे 0 है, y पे भी 0 है। अगर मैं मूव करता हूँ तो ये देख रहे हैं x और z पे चेंज हो रही है, बट हमारी जो वैल्यू है y पे चेंज नहीं हो रही। अगर मैं ज़मीन से नीचे जाता हूँ यहाँ पे, तो इसको टेक्निकली अप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई इशू हमारे पास आ रहा है। और इशू हम यहाँ पे आ रहा है, हम चेक करते हैं कि भाई इशू क्या आ रहा है। अच्छा, हमारे पास करेक्टर कंट्रोलर पे ये सब कुछ ऐड है, सही मैश भी है हमारे पास ऐड, और ग्रेविटी की वैल्यू भी अप्लाई हो रही है। हम यहाँ पे इस पर डीबग करते हैं कि भाई मसला आखिरकार क्या आ रहा है। डीबग डॉट लॉग, और हम कहते हैं कि भाई ऑन ग्राउंड, ठीक है। और इसको यहाँ से हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नॉट ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूँ गेम को। कभी कभी इस तरह से मसले आ जाते हैं, उनको हल करने के लिए आप debug डॉट लॉग स्टेटमेंट डाल के देख सकते हो कि भाई आखिरकार वो कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ एडवांस टेक्निक भी है डिबगिंग की, लेकिन वो अभी हम कवर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी हम नॉट ऑन ग्राउंड है, ठीक है। अभी हम ऑन ग्राउंड है, एंड देन अगर मैं इसको मूव करूँगा आगे की तरफ, तो नॉट ऑन ग्राउंड तो हमारा ट्रू आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमारी अप्लाई नहीं हो रही। ओके, अब आप देखेंगे इशू क्या आ रहा है। इधर मैं मूव वेलोसिटी पे अप्लाई कर रहा हूँ, और इधर मैं मूव इनपुट चेंज कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो हमारी किस तरह से अप्लाई होगी, हम मूव तो मूव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम मूव वेलोसिटी कर देते हैं, एंड देन इधर भी हम मूव वेलोसिटी ही करेंगे। करने के बाद इसको प्ले करता हूँ, और अब हम रन करके देखते हैं हमारी गेम। मैंने इसको रन किया, ओके। और जैसे ही मैंने ज़मीन से मैं बाहर गया हूँ, तो मेरा करैक्टर जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो बेसिकली सिंपल सी एक टाइप ऑफ मिस्टेक से कभी कभी आपका कोड रन नहीं होता। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर, हमारे लॉजिक में कोई मसला था। तो इसमें घबराना नहीं होता, आपने देखना होता है कि भाई कोड बाय कोड आप जाके देखो कि भाई इशू क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम हमारे फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर का जो मूव अराउंड है, जो उसने लुक करना है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।